देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट इसी थ्योरम का गोरेस्ट थ्योरम। देखिए कहाँ गया नेक्स्ट पार्ट क्या है। देखिए स्टूडेंट, अब मैं क्या करूँगा, इफ़ मान लेता हूँ एल आर जो है इज़ एज ऑफ सी आर, इज़ एज ऑफ सी आर, मतलब सी आर समझते हो ना, कंप्लीट स्केयर का सपोज एज है, जो एल एज मतलब जो उसकी साइड है, ठीक है ना। मान लेते हैं सी आर की साइड कितनी है, एल आर, ठीक है ना। मतलब जो भी कंप्लीट स्केयर होंगे उनकी साइड मैंने मान ली एल आर है, ठीक। देन तो कंप्लीट स्केयर की साइड कितनी हो जाएंगी, 4, मतलब उसका अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो 4 एल आर, तो इट मीन्स देन 4 एल आर इज़ लेंथ ऑफ सी आर, वो सी आर की लेंथ बन जाएगी, इज़ लेंथ ऑफ सी आर, ठीक है स्टूडेंट। अगर एल आर एल है कंप्लीट स्केयर का तो 4 एल आर उसकी लेंथ बन जाएगी कंप्लीट पूरे की, ठीक है स्टूडेंट। एंड अज्यूम कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस है किस किस के बीच में, z और पॉइंट z नॉट के बीच में, एंड अज्यूम डिस्टेंस बिटवीन z एंड z नॉट, मतलब z माइनस z नॉट का डिस्टेंस अज्यूम कर लिया, सपोज कितना है √2 LR, ठीक है स्टूडेंट। मान लेते हैं उसका डिस्टेंस कितना है √2 LR, और ईटा ऑफ z तो आप समझते हैं पहले से ही लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है स्टूडेंट। तो ईटा ऑफ z मैंने एप्सिलॉन की जगह चूज़ किया था और एप्सिलॉन से छोटा ही होता है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि एप्सिलॉन हर एक क्वांटिटी से छोटी है। तो देन सॉरी ग्रेटर है, क्योंकि ईटा ऑफ z अगर उस फंक्शन के मॉड से लेस देन, मतलब मॉड वो पीछे जो हमने फंक्शन लिया था मॉड वाला, वो अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो ईटा ऑफ z भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो देन अब जब ये चीज़ हो जाएगी, ये मैंने लिख लिया कि एल आर अगर उसकी होगी एज होगा स्केयर का तो 4 एल आर उसकी लेंथ होगी, और z माइनस z नॉट इसके बराबर है और ईटा ऑफ z इसके बराबर है। तो तब तुम्हारी थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो आप लिखोगे देन थर्ड बिकम, तो थर्ड तुम्हारी हो जाएगी बाई थर्ड थी एफ ऑफ जेड डी जेड और सी आर, इसका मॉड ये थी स्टूडेंट, और इस लेस देन हो जाएगी क्योंकि लेस देन एप्सिलॉन, तो लेस देन हो जाएगी क्योंकि लेस देन एप्सिलॉन आ रहा ना, ईटा ऑफ जेड की जगह पर लेस देन एप्सिलॉन आ रहा, इट मीन्स वो पूरी वाली कंडीशन लेस देन हो जाएगी। तो लेस देन क्या था जेड माइनस जेड नॉट, तो जेड माइनस जेड नॉट की जगह पर लिखेंगे √2 एल ऑफ एप्सिलॉन 4 एल आर, बात समझ आ गई भाई। √2 एल और लिखा मैंने जेड माइनस जेड नॉट की जगह, और ईटा जेड की जगह पर लिखा एप्सिलॉन, और जेड जो है वो पूरा स्केयर कंप्लीट स्केयर की साइड है, लेंथ है, तो उसकी जगह मैंने लिखा 4 एल आर, ठीक है स्टूडेंट। और ये पूरा इंटीग्रल इस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से इक्वल टू मैं इसको सीधा करके लिख सकता हूँ 4√2 एप्सिलॉन एल आर इंटू एल आर का स्केयर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारी फोर्थ, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद इन केस ऑफ पार्शियल स्केयर, अगर मैं पार्शियल स्केयर की बात करूँ, इन केस ऑफ पार्शियल स्केयर की बात करूँगा तो लेंथ जो है पार्शियल स्केयर में वो ग्रेटर देन नहीं होती हमेशा, क्योंकि उसकी लेंथ कुछ एज वाली होती है, कुछ छोटी आ जाती है। तो इट मीन्स पार्शियल स्केयर में जो लेंथ होती है, लेंथ इज़ नॉट ग्रेटर देन 4 एल और में डैश, मतलब इसकी लेंथ को मैं एल और डैश से लिख रहा हूँ, मतलब एक तो उसकी एक साइड स्केयर बनेगी ना, इट मीन्स उसकी जो लेंथ होगी पार्शियल स्केयर की लेंथ 4 एल आर डैश प्लस डेल्टा एल आर से बड़ी नहीं होगी, डेल्टा आर से, ठीक है ना। और ये जो 4 एल आर इसमें जो है ना पार्शियल स्केयर में जो 4 एल आर डैश है, ये मैक्सिमम लेंथ होगी हर एक पार्शियल स्केयर की। पार्शियल स्केयर जो भी उसमें बनेंगे ना, उसकी जो भी मैक्सिमम लेंथ होगी उसको 4 एल आर से डिनोट करेंगे। और ये जो डेल आर है ये लेंथ ऑफ कर्व्ड पाथ है, जो भी कर्व्ड पाथ है ना तुम्हारा डी आर का, मतलब पार्शियल स्केयर का जो भी कर्व साइड है उसको मैं डेल्टा आर से डिनोट कर रहा हूँ, और जो उसकी मैक्सिमम लेंथ है उसको 4 एल आर डैश से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा। अब तुम्हारी फिर फोर्थ इक्वेशन क्या बन जाएगी, तुम्हारी फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी, सॉरी फोर्थ इक्वेशन नहीं, हाँ फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन तुम्हारी, सॉरी फोर्थ नहीं, ये क्या नाम है, थर्ड यार। तो तब तुम्हारी थर्ड क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी देन इंटीग्रल ओवर डी है
सी आर था, कंप्लीट स्केयर के लिए था, ये पार्शियल स्केयर के लिए दिया। एफ ऑफ जेड डी जेड मॉड इज लेस दैन एप्सिलॉन आ जाएगा किसकी जगह पर, जेड माइनस जेड नॉट की जगह पर, ठीक है स्टूडेंट। तो सॉरी डेटा जेड की जगह पर, और जेड माइनस जेड नॉट की जगह पर आ जाएगा फोर एल और डैश प्लस डेल्टा, ठीक है स्टूडेंट। और उसकी जगह पर आ जाएगा जेड माइनस जेड नॉट की जगह पर आ जाएगा क्या नाम है इसका, रूट टू एल आर, ठीक है स्टूडेंट, रूट टू एल आर डैश, ठीक स्टूडेंट। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब उसकी वैल्यू लिख ली डेटा जेड की और जेड माइनस जेड नॉट की भी और डी जेड की भी, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमने डाल दी, ठीक। कुछ आगे मैंने आगे पीछे उल्टा बोल दिया हो तो वो मैंने जो फोर्थ इक्वेशन में जैसे समझाया ना कि रूट टू किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू, वो किसकी वैल्यू, वहाँ से आप रिवाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा हो रहा है तभी आगे पीछे हो। अब ये जो इसको मान लेंगे इक्वेशन फिफ्थ, अब फोर्थ और फिफ्थ की जो वैल्यू आई है ना, इनको मैं डाल दूंगा किसमें, इक्वेशन सेकंड में, जहाँ पर इक्वेशन सेकंड समीशन लिया था ना, एक सी आर के लिए एक डी आर के लिए, तो उस इक्वेशन में मैं डाल दूंगा, पुट कर दूंगा। तो पुट करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को डाल दिया इक्वेशन सेकंड में, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऐसी ही थी ना समीशन वाली, तो इंटीग्रल लिया उसका, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन में डालने के बाद तो देखिए मैं आपको वो बात बता दूँ जो पीछे मैंने बताया था ना, जो 4L और प्लस डेल्टा आर, ये किसकी जगह पर लिया था हमने, ये इसकी जगह पर लिया था हमने, क्या नाम है, जेड डी जेड की जगह पर, ठीक है ना। जो डी जेड है ना थर्ड इक्वेशन में, उसकी जगह पर हमने लिया था 4L और डैश प्लस डेल आर, और ऊपर वाले में 4L और डी जेड की जगह पर लिया था, ठीक। कंप्लीट में 4L और लिया था और पार्शल में मैंने 4L और डैश प्लस डेल आर, ठीक, क्योंकि उसमें कर्व पाथ लिया था तभी उसकी लेंथ भी लिखनी पड़ती है साथ में, ठीक है। यहाँ तक समझ आई। अब इसके बाद देखिए ये तो रहेगा समीशन और रनिंग फ्रॉम 1 to n। अब ये चीज़ किसके बराबर है भाई, अभी इक्वेशन थर्ड से, तो ये चीज़ है 4√2 एप्सिलॉन एल आर स्केयर के बराबर, ठीक है। सिमिलरली प्लस समीशन और रनिंग फ्रॉम 1 to m, तो ये चीज़ किसके बराबर है भाई, ये है 4L और डैश प्लस डेल आर इंटू √2L और डैश, इस चीज़ के बराबर है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, 4√2 एप्सिलॉन, देखिए 4√2 एप्सिलॉन कांस्टेंट है, मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये समीशन के बाहर आ जाएगी। 4√2 एप्सिलॉन समीशन के बाहर, तो अंदर बचेगा और फ्रॉम 1 to n एल आर स्केयर, ठीक है, ये बचेगा। सिमिलरली इधर भी 4L और डैश और √2, 4L और डैश और √2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा भाई, समीशन डेल आर, मतलब डेल आर भी बाहर आ जाएगा ना, हाँ सॉरी, हाँ ठीक, 4 यहाँ से 4 और √2 कांस्टेंट बाहर, यहाँ से जब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा इसको इधर करूँगा तो 4√2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और अंदर बच जाएगा आपके पास, अंदर बचेगा भाई 4√2 एप्सिलॉन भी साथ में, ठीक है। इधर एप्सिलॉन भी है, मैंने एप्सिलॉन लिखा नहीं शायद, इधर एप्सिलॉन भी है, 4√2 एप्सिलॉन बाहर और अंदर आ जाएगा एल और डैश का स्केयर, एल आर इंटू एल आर का स्केयर बनेगा, साथ में डैश भी है प्लस। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो √2 एप्सिलॉन बाहर आ जाएगी, अंदर बचेगा समीशन, इधर भी समीशन सारे समीशन एम रनिंग फ्रॉम 1 to m, इधर भी आर रनिंग फ्रॉम 1 to m, एल आर डैश और डेल आर बच जाएगा, मतलब एल आर डैश को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एल आर डैश और डेल आर बच जाएगा समीशन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई खुद भी आप करके देख सकते हो, अगर कहीं से गड़बड़ लग रही तो आप खुद भी करके देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक समझ आया हो। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद मैं शॉर्टकट समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम भी कम है और थोड़ा लेंथी हो रहा है। तो यहाँ से देखिए, अब जो अभी मैंने लिखा वहाँ से 4√2 एप्सिलॉन दो जगह पर है, तो 4√2 एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा समीशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n एल आर स्केयर प्लस समीशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to m एल डैश आर स्केयर, ठीक है, उसमें ये बचेगा और प्लस √2 एप्सिलॉन आगे वाला वैसे ही रहेगा, आर रनिंग फ्रॉम 1 to m एल आर डैश डेल आर, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इस क्वांटिटी को, ये वाली क्वांटिटी जो है ना, ये वाली,
इस क्वांटिटी को सपोज मैं मान लेता हूँ ए है, और इस वाली क्वांटिटी को, समीशन वाली क्वांटिटी को मैं मान लेता हूँ एल, इस वाली लेंथ को एल से ले लेता हूँ, और जो कर्व पाथ है डेल आर उसकी लेंथ को मैं कैपिटल एल से ले लेता हूँ। मतलब इट मीन्स इस समीशन आर वन इतना 1 to m एल आर डैश को मैंने एल स्मॉल एल से लिख लिया, और इस डेल्टा एल को मैंने एल से लिख लिया। आप लिख सकते हो वेयर ए इक्वल टू ए वाला, और स्मॉल एल इक्वल टू सिर्फ इतना, और कैपिटल एल इक्वल टू डेल आर वाला। ठीक है ना स्टूडेंट, ये आप लिख सकते हो। मैंने इसकी जगह पर लिख लिया ताकि थोड़ा और छोटा हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये सारा अज्यूम ही तो कर रहे हैं ना, वो परफेक्ट तो है नहीं, कोई चीज़ फिक्स वैल्यू तो है नहीं, अज्यूम कर रहे हैं। अब आपके पास फिर रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4 एप्सिलॉन ए प्लस √2 एप्सिलॉन एल एल। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी वेयर ए इक्वल टू दिस एंड एल एल इक्वल टू दिस, मैंने बता दी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इक्वल टू, अगर मैं एप्सिलॉन यहाँ से कॉमन ले लूँ तो अगर क्या बचेगा 4√2 ए प्लस √2 एल एल, ये बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब चूँकि एप्सिलॉन किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को अप्रोच करता है ना भाई, क्यों ज़ीरो, एप्सिलॉन इतना स्मॉल लेना है कि इतना स्मॉल चूज़ करना ताकि वो ज़ीरो को अप्रोच करे, मतलब ज़ीरो की तरफ बढ़े, इतना स्मॉल लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इट मीन्स हम लिख, क्योंकि आर्बिट्रेरी है तो मैं लिखूँगा एज एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, तो देन अगर एप्सिलॉन ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी ज़ीरो, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा मॉड ऑफ इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू ज़ीरो। अब मॉड जो है, मॉड आगे जाएगा तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, मॉड इधर जाएगा, मॉड ज़ीरो को ज़ीरो होता है, तो आपके पास बचा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो यही हमने प्रूफ करना था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं सोच रहा था कि आपको फ़ोटो का भी भेजूँगा, लेकिन भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पूरा प्रूफ डिटेल में करवा दिया आपको। ठीक है ना, अब आप यहाँ से ही वीडियो को पॉज करके आप लोग सुन सकते हो मुझे और समझ सकते हो इस थ्योरम को, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम थे। ठीक है, और इस थ्योरम के दो नाम बताए मैंने, इंटीग्रल थ्योरम, काशी इंटीग्रल थ्योरम भी, और काशी गोरेस थ्योरम भी। ठीक है स्टूडेंट, तो कल इंशाल्लाह हम करेंगे काशी इंटीग्रल फार्मूले के बारे में, वो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम बनती है एग्ज़ाम के लिहाज से, तो वो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके।